वक्त आ गया है चैप्टर 3 स्टार्ट करने का। ये चैप्टर लाइट्स के बारे में है और इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह अनरियल इंजन में मुख्तलिफ लाइट्स बना सकते हैं, किस तरह 3 पॉइंट लाइट सिस्टम सेट कर सकते हैं, अनरियल इंजन में पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम का क्या इस्तेमाल है, किस तरह एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइट्स को सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम HDR लाइट्स और इनडायरेक्ट लाइट्स के बारे में भी सीखेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लाइटिंग का पहला लेसन। तो इस लेसन के अंदर हम लोग लाइट्स के बारे में सीखेंगे कि लाइट्स किस तरह हम लोग लगाते हैं, किस तरह की डिफरेंट लाइट्स होती हैं। तो हम लोग ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाएंगे गेम्स की सेटिंग में आके, और यहाँ से मैं रे ट्रेसिंग ऑन कर दूंगा, क्योंकि लाइटिंग के लिए रे ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं इसको रे ट्रेसिंग ऑन कर दूंगा। स्टार्टर कंटेंट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने खुद के ही मॉडल यहाँ पर लगाऊंगा। अब मैं इसको रीनेम कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख दूंगा टाइप्स। ठीक है, लाइट्स, यानी कि टाइप्स लाइट्स, डिफरेंट टाइप्स की लाइटिंग हम लोग सीखेंगे। तो क्रिएट कर दूंगा मैं। अब ये नया एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब ये नया प्रोजेक्ट बनने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आके मुझे सबसे पहले कंटेंट ड्रॉअर में जाके एक नया लेवल बनाना होगा। तो कंटेंट में जाऊंगा, मैं कंटेंट ड्रॉअर के अंदर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा माय लेवल्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं डिफरेंट लेवल्स बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको एक एम्प्टी लेवल चाहिए होता है कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। तो मैं राइट क्लिक करके एक न्यू लेवल बनाऊंगा, और इस लेवल का नाम मैं रख दूंगा ब्लैंक लेवल, यानी ऐसे कुछ नाम रख दूंगा। और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सेव करने को बोलेगा लेवल को, तो मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे पहले हमारे पास लेवल स्टार्ट हुए थे पिछले लेसन्स में, तो लाइट नहीं होगी और पूरा डार्क होगा। मगर मैं यहाँ जिस तरह लास्ट टाइम मैंने लाइट्स बनाई थी, उस तरह की लाइट्स मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी ही खुद की लाइट्स यहाँ पर दूसरी टाइप की बनाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर प्लेस एक्टर्स की ऑप्शन आ रही है, आपको पता अगर नहीं है आपके पास तो आप विंडो में जाएं और वहाँ प्लेस एक्टर्स में जाएं। तो उसके बाद आपको ये सारी ऑप्शंस आ जाएगी, और मैं शेप्स में जाके यहाँ कुछ शेप्स लगाऊंगा जिसके ऊपर मैं अपनी लाइट्स टेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले फ्लोर डालूंगा। तो जैसे ही मैं फ्लोर डालूंगा इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि बहुत डार्क है और सिर्फ आउटलाइन नज़र आ रही है। मुझे फ्लोर नज़र ही नहीं आ रहा, इतना डार्क है, फ्लोर नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे आउटलाइंस और ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। तो मैं इसको चाहे बड़ा करूं या छोटा करूं या कुछ भी करूं, तो मुझे कभी भी वो फ्लोर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई लाइट नहीं है, पूरा डार्क है। तो मैं सिर्फ आउटलाइन देख सकता हूँ और कुछ नहीं देख सकता। तो अब अगर डी सेलेक्ट करूंगा तो मुझे तो कुछ भी नजर भी नहीं आएगा। अगर मैं वापस सेलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ आउटलाइन नजर आएगी। तो अब लाइट्स लगाने के लिए हम कैसे लगाएं? तो पहले यहाँ ऑप्शन दिन नजर आएगी लेट की। इस लेट की ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन है अनलेट। अनलेट का मतलब यह है कि ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा बगैर लाइट अफेक्टेड के। अब मैं कोई भी यहाँ पर चीज़ लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं सिलेंडर डाल सकता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और मैं यहाँ पर और ऑब्जेक्ट्स भी वो कर सकता हूँ, और जब सब रेडी हो जाएगा फिर मैं लेट मोड में चला जाऊँगा और लाइट्स लगाऊंगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं। तो ये आप ये स्फीयर्स देख सकते हैं कि थोड़े सर्कल्स हैं, बॉल्स मैंने बना दी हैं, और ये मैंने टेक्सचर लगा दिया है उसी फ्लोर के ऊपर। और मैंने एक स्टैचू जो है, किसी फेस का स्टैचू भी मैंने इंपोर्ट कर लिया मार्केट प्लेस से, अनरियल इंजन की। तो उस पर मार्बल मटेरियल लगा हुआ है। तो सब नॉर्मल चीज़ें, कोई इतनी ख़ास कोई वो नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, वेरी सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत काफ़ी सिंपल चीज़ें। अब यहाँ पर मैं लाइट्स लगा सकता हूँ। अब मैं लाइट्स पे जाऊँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मेरे पास लाइट्स दी हुई हैं, डायरेक्शनल लाइट्स, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, रेक्ट लाइट और स्काई लाइट। इसके अलावा एक और लाइट भी होती है, वो HDRI लाइट कहलाती है, मगर वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। उसको लोड करने के लिए आपको प्लग इन ऑन करना पड़ेगा। तो मैं सेटिंग में जाऊंगा, इस ऑप्शन की सेटिंग्स में जाके प्लगइन्स में जाऊंगा और यहाँ सर्च करूंगा HDRI, और वहाँ आप देखेंगे HDRI बैकड्रॉप आ जाएगा। उसको मैं चेक करूंगा और फिर मैं रीस्टार्ट नाउ करूंगा।
तो जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रीस्टार्ट होगा तो उस लाइट्स ऑप्शन के अंदर मेरे पास HDRI आ जाएगा। अब मेरा रीस्टार्ट हो चुका है, मैं वापस कंटेंट ड्रॉअर में जाके अपने लेवल्स में जाऊँगा बेसिक लाइट्स के अंदर। तो इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा, ये लोड हो जाएगा। अब मैं दोबारा लाइट्स में जाऊँगा। अब जैसे लाइट्स में जाऊँगा, लास्ट आपको नज़र आ जाएगा HDRI बैकड्रॉप भी आ गया। अब हमारे पास सारी लाइट्स आ गई हैं जो हम इस लेसन में सीखेंगे। अब मैं विंडो में जाऊँगा, सॉरी एडिट में जाऊँगा, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाऊँगा और रे ट्रेसिंग ऑन करूँगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पर सर्च में जाऊँगा। सर्च में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रे ट्रेसिंग, या आप सिर्फ रे लिख देंगे, रे ट्रेसिंग आ जाएगी, सारी उसकी ऑप्शंस आ जाएगा। क्योंकि रे ट्रेसिंग आपको रियलिस्टिक लाइटिंग देता है रियल टाइम पे, और आपको बहुत अच्छा शेडोज देता है और हाइपर रियलिस्टिक इफेक्ट देता है, तो वो आप ऑन यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा आप ल्यूमन भी ऑन कर सकते हैं। जो ल्यूमन जो है एक तरह से इसका एक मेथड होता है रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए। मगर आपका कंप्यूटर अगर स्लो है, आपके पास RTX GPU नहीं है, आपके पास पुराना GPU है, तो आप रे ट्रेसिंग ऑफ भी रख सकते हैं। उसके यानी कि ऑफ करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मैंने रे यहाँ टाइप कर दिया। रे टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजन रेंडरिंग की ऑप्शन है। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस है ल्यूमन की, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर रे ट्रेसिंग मोड है, और आपको उसको डिटेल ट्रेसिंग रखना होगा। ल्यूमन इंजन रेंडरिंग के अंदर ल्यूमन भी है। सबसे पहले ल्यूमन को क्या करना होगा, आपको यूज हार्डवेयर रे ट्रेसिंग व्हेन अवेलेबल को चेक करना होगा। इससे ये होगा कि आपकी जो जो प्रोसेसर है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपका रेंडर कर सकता है अगर आपके पास अच्छा GPU नहीं है। तो ये भी एक तरह से अच्छी एक ऑप्शन है, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको ऑन कर देंगे हम लोग। तो उसके अलावा यहाँ पर रेल लाइटिंग मोड है, इसको हम लोग हिट लाइटिंग फॉर रिफ्लेक्शन ही रखेंगे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हार्डवेयर रे ट्रेसिंग है। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ सपोर्ट हार्डवेयर रे ट्रेसिंग और पाथ ट्रेसिंग ऑन है। मैं बाकी की बीच वाली भी ऑन कर दूंगा, जो रे ट्रेस शेडोज, रे ट्रेस स्काईलाइट और टेक्सचर LOD है। तो इन तीनों को भी मैं ऑन कर दूंगा ताकि अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। अब यहाँ रीस्टार्ट नाउ की ऑप्शन आ जाएगी, मगर मैं अभी रीस्टार्ट नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ कि बाकी और कौन सी ऑप्शन है जो चेंज करी जा सकती है। अब सॉफ्टवेयर रे ट्रेसिंग में मेरे पास सब कुछ ऑन है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आता हूँ और देखता हूँ और क्या चीज़ें हैं। तो अब सब कुछ सही है। अब मैं ल्यूमन टाइप करूंगा ऊपर, क्योंकि मैं ल्यूमन में भी देखता हूँ सारी चीज़ें ऑन है या नहीं है। वैसे ल्यूमन ऑलरेडी ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मगर आप एक दफ़ा और चेक कर लें तो अच्छा है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो है आपकी, यहाँ पर ल्यूमन जब आप टाइप करेंगे उसको ल्यूमन होना चाहिए। डायनामिक ग्लोबल इल्यूमिनेशन मेथड ल्यूमन होना चाहिए, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, रियलिस्टिक नहीं आएगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे पास शेडर जो है वो परम्यूटेशन है और ये सब चीज़ें, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं रिफ्लेक्शंस और ग्लोबल एनिमेशन को ल्यूमन रखूँगा। अब मैं इसको रीस्टार्ट नाउ कर दूँगा। अब ये मेरा अनरियल इंजन रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद अब सब चीज़ें मेरी रियलिस्टिक रे ट्रेसिंग और ल्यूमन से चलेंगी। अब मैं वापस अपने लेवल पर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर लाइट्स लगानी है। अब लाइट्स लगाने के लिए, क्योंकि अनलिट में लाइट नज़र नहीं आती, इसलिए मैं वापस लिट में जाऊँगा। तो मैं लिट मोड में जाके, अब आप देख रहे हैं दोबारा डार्क हो गया, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाइट्स लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो मैं पॉइंट लाइट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। अब पॉइंट लाइट को मैं यहाँ से ड्रैग करके अपने स्क्रीन पे टॉप करूँगा। अब ये बल्ब की तरह होता है पॉइंट लाइट, आप देख सकते हैं इसका आइकन भी बल्ब की तरह है। तो ये बल्ब की तरह आपको चारों तरफ रोशनी पहुंचाता है, यानी कि ओमनी डायरेक्शनल होता है, चारों तरफ आपको रोशनी मिलती है। बिल्कुल बल्ब की तरह से काम करता है ये। अब देखते हैं इसकी सेटिंग्स क्या है, ये लाइट पॉइंट लाइट किस तरह काम करती है। अब जैसे मैं लाइट को मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि शेडो भी अफेक्ट हो रहा है। तो जहाँ लाइट जाएगी शेडो भी वहीं मूव होकर लाइट भी वहीं जाएगी, वहाँ लाइट भी वहीं स्ट्राइक करेगी। ऊपर करूंगा तो शैडो जो है वो छोटा होता जाएगा, नीचे करूंगा शैडो बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह आपका एक रियलिस्टिक इफेक्ट आता है, क्योंकि लाइट दूर होती है तो शैडो जो है वो छोटा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो ये रोटेट लाइट के सेंटर से नहीं हो रहा। तो लाइट के सेंटर से रोटेट करने के लिए लाइट को सेलेक्ट करूंगा और F का बटन दबाऊंगा। तो उससे क्या होगा, लाइट फोकस में आ जाएगी। अब मैं इसको रोटेट करूंगा, सीन को ऑर्बिट करूंगा, सीन को ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन के थ्रू, तो वो लाइट की चारों तरफ होगी।
तो इस तरह अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को एक सेंटर पॉइंट बनाना होता है तो उसको आप सेलेक्ट करके एफ का की दबा देंगे तो वो उस पर फोकस हो जाती है। मैंने आपको पहले भी लेसन्स में बता रखा है। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसकी सेटिंग हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ इस सेटिंग्स के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म नज़र आएगा। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन आ रही होती है, तो मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ, मैं उसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लाइट बल्ब है तो इसको रोटेट करूंगा तो अभी ये कोई अफेक्ट नहीं देगी क्योंकि स्फेरिकल है, राउंड है, तो रोटेट करने का कोई फायदा नहीं है। अब आप देख सकते हैं लाइट के चारों तरफ एक केज सा बना हुआ है। अब ये क्या है, ये अटेनुएशन है, अटेनुएशन रेडियस। अटेनुएशन रेडियस क्या होता है कि एक तरह से रेंज होती है कि जहाँ कहाँ कहाँ आपकी लाइट पहुंच सकती है। तो जहाँ ये केज है, जितनी बड़ी ये केज है उतना ही लाइट स्प्रेड हो रही होगी, उतनी ही लाइट दूर जा रही होगी। तो मैं स्केल जब करूंगा इसको अपने स्केलिंग टूल से, आर जब आप प्रेस करते हैं तो आप स्केल जब करेंगे तो ये अटेन्यूएशन रेडियस छोटा और बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं जब छोटा होता है तो लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, और जब बड़ा होता है तो लाइट दूर तक जाती है। तो ये लाइट की स्प्रेडिंग का एरिया होता है अटेन्यूएशन जो है। ये देखें आप, जिस तरह मैं इसको छोटा करता हूँ तो लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही, थोड़ी जगह यानी थोड़ी दूर तक है। तो जैसा आपको इफेक्ट चाहिए आप उतना ही उसको बड़ा रख सकते हैं, तो काफ़ी रियलिस्टिक आपको इफेक्ट इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये स्केलिंग से जो है आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आर इसका शॉर्टकट होता है स्केलिंग टूल का, मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर यहाँ आप नीचे देखेंगे लाइट के अंदर, यहाँ पर इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की पावर होती है। बाय डिफॉल्ट 8 होती है, मैं इसको कम करूंगा तो लाइट जो है बहुत कम हो जाएगी। 1 करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी। ठीक है, 2 करूंगा तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस तरह लाइट की एक तरह से इंटेंसिटी पावर होती है ये। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पर वैल्यू चाहिए आप उस वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे डिफरेंट लाइट की पावर इंटेंसिटी के थ्रू। इसके नीचे आप देखेंगे लाइट कलर है। अब लाइट कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए। मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, पर्पल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर बल्ब का इफेक्ट चाहिए मैं इसको येलो कर दूंगा। ठीक है, अब उसके नीचे अटेन्युएशन रेडियस है। ये वही रेडियस है जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था, जो लाइट की स्प्रेडिंग होती है, जो आप स्केलिंग टूल से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ऊपर भी आपके पास स्केलिंग ऑप्शन है, मगर इस स्केलिंग से आपका अटेन्युएशन रेडियस छोटा बड़ा नहीं होगा। आपका जो अटेन्युएशन रेडियस है वो या तो ऊपर यहाँ पर जो स्केलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है आर, जो आप दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे और ये आपके पास ऑप्शन आ जाती है, उसको बड़ा, उससे बड़ा छोटा करेंगे तो अटेन्युएशन रेडियस अफेक्ट होगा। स्केल ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के अंदर है, उससे नहीं होगा, इससे नहीं होता ये। मगर जो नीचे अटेन्युएशन रेडियस दिया हुआ है इससे होगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो अटेन्युएशन रेडियस जो नीचे दिया हुआ है ये वाला जो है, ये भी छोटा बड़ा हो रहा है, या आप यहां से भी इसको कर सकते हैं, मगर ऊपर से स्केलिंग टूल से नहीं, स्केल ऑप्शन से ट्रांसफॉर्म से नहीं कर सकते। अब मेरे पास एक मोबिलिटी ऑप्शन दी हुई है ट्रांसफॉर्म के नीचे, और ये स्टैटिक है, स्टेशनरी है, मूवेबल है। अब हम लोग सिनेमैटिक्स पे काम कर रहे हैं तो हमारी एनिमेशन चल रही होती है, सीन मूव हो रहा है, तो इसलिए हमें लाइट को भी मूवेबल बनाना चाहिए। वरना क्या होगा कि लाइट के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ आ जाएगा और लाइट आपकी काम नहीं करेगी अगर वो मूवेबल नहीं है, अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं। अगर आप गेमिंग पे काम कर रहे हैं तो आप उसको स्टेशनरी और स्टैटिक रख सकते हो, मगर अगर इसको वो बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, तो मूवेबल होना लाजमी है। तो क्योंकि एनिमेशन में सीन काफी मूव हो रहा होता है तो लाइट भी मूवेबल होना चाहिए, वरना क्या होगा, क्रॉस का बटन आ जाएगा और आप उसको दोबारा मैनुअली रीबिल्ड करना पड़ता है लाइट को। तो बेहतर ये है कि आप इसको मूवेबल रखें, वरना क्या होगा, आपको बिल्ड की ऑप्शन में जाके बिल्ड लाइट ओनली करना पड़ेगा या फिर बिल्ड ऑल लेवल्स करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है, मूवेबल रखें तो कोई इशू नहीं होगा। स्टैटिक और स्टेशनरी आप उस वक्त रखेंगे अगर आप गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सीन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट होते हैं, तो उस पर आप उसको स्टेशनरी या स्टैटिक रखते हैं, मगर एनिमेशन में ये मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको मूवेबल रखें। जितनी भी लाइट्स आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी लाइट्स हो, उसको आपको मूवेबल रखना पड़ता है। ठीक है, तो सिनेमैटिक्स एनिमेशन के लिए हमेशा लाइट्स को आप मूवेबल रखें।
वरना क्रॉस बना आ जाता है, तो इसका मतलब है वो मूवेबल नहीं है। आप उसको मूवेबल बनाएंगे, क्रॉस हट जाएगा। अब नीचे देखें कि सोर्स रेडियस है। सोर्स रेडियस क्या होता है कि लाइट का फॉल ऑफ होता है, लाइट की सॉफ्टनेस होती है। तो मैं अगर इसको, जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आप इसको शेडो पे गौर करें, शेडो को जरा चेक करें, यहाँ पर शेडो किस तरह नजर आ रहा है। थोड़ा सा शार्प शेडो है, मगर मैं यहाँ पर आके इसको सोर्स रेडियस को बढ़ाता हूँ, तो आप देखें कि लाइट सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, शेडो भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो शेडो बहुत इसका सॉफ्ट होना शुरू हो गए, और लाइट भी आप देखें साथ साथ सॉफ्ट हो रही है। जितनी ज्यादा सोर्स रेडियस होगा उतनी लाइट सॉफ्ट होगी, मगर आप जो लाइट का जो डिटेल होगी वो आपको लूज कर जाएंगे। तो अगर आपको शार्पर रिजल्ट चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा कम रखें सोर्स रेडियस को। अगर आपको सॉफ्ट रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लाइट सॉफ्ट हो जाती है, शेडो भी सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप सनलाइट बना रहे हैं, सनलाइट का इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो आपको उसको छोटा रखें ताकि शेडो शार्प रहे। तो आप देख सकते हैं ये येलो कलर का एक उस पर रेडियस आ रहा है बल्ब के ऊपर, तो ये सोर्स रेडियस है। तो इसको आप डिपेंड करता है आपको किस तरह की लाइट चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए, इसको बढ़ा के रखें। हार्श लाइट चाहिए, शार्प लाइट चाहिए, तो इसको कम रखें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो बॉल्स रखी हुई है ना, इसके ऊपर क्रोम बॉल है, उसमें आपको लाइट का रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर जो बॉल है उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा होगा। जहां जहां मैं लाइट लेके जा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन भी लाइट का चेंज हो रहा होगा उस क्रोम बॉल के अंदर। तो ये आप इसको नोट करते रहें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अच्छा, अब हम लोग रे ट्रेसिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब रे ट्रेसिंग के आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेडो आ रहा है, और सॉफ्ट शेडो आ रहा है, बड़ा रियलिस्टिक टाइप का शेडो आ रहा है। अगर मैं रे ट्रेसिंग ऑफ करता हूं, तो मैं ये डिटेल में आके यहाँ पर सर्च में रे लिखता हूं, आप देख सकते हैं कि लाइट के अंदर जो एडवांस है वहाँ कास्ट रे ट्रेस शेडोज है, उसमें यूज्ड प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट सेटिंग्स में मैंने रे ट्रेस ऑन रखा है, इसलिए वो रे ट्रेसिंग यूज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाके रे ट्रेसिंग डिसेबल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं शेडो कितना जो है वो अजीब सा हो गया है, और लो क्वालिटी का हो गया है, और लाइट भी देख सकते हैं काफ़ी पिक्सेलेटेड, बड़ी ब्लॉकी सी हो गई है। मुझे रिजल्ट अब अच्छे नहीं मिल रहे। मगर अगर आपके पास हाई एंड पीसी नहीं है, हाई एंड जीपीयू नहीं है, तो आप इसको डिसेबल रखें तो बेहतर है, ताकि आपको रेंडर में इशू ना आए। ठीक है, तो इतना भी बुरा नहीं है, मगर अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर, अच्छा जीपीयू है, तो रे ट्रेसिंग ऑन रखें आप। ठीक है, तो मैंने अब इसको डिसेबल कर दिया, तो आपको इस तरह का रिजल्ट अब मिल रहा होगा। तो मैं उसको वापस आके यूज प्रोजेक्ट सेटिंग या इनेबल कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यूज प्रोजेक्ट सेटिंग कर दिया। ऑटोमेटिकली यूज प्रोजेक्ट सेटिंग भी जो है वो इनेबल्ड ही एक तरह से, क्योंकि प्रोजेक्ट सेटिंग में मैंने सारे रे ट्रेस ऑन रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस फील्ड शेडोज है। डिस्टेंस फील्ड शेडोज क्या होता है कि लाइट कितनी जितनी दूर तक जा रही होती है, वो शेडो को उतना अफेक्ट करेगी, आपको रियलिस्टिक शेडो मिलेगा। तो लाइट अगर ज़्यादा दूर नहीं जा रही, तो शेडो भी उतना ही ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो उस पे ये डिपेंड करता है। तो उसको ये क्या होता है, ये एक एक तरह से आपका मैश और ग्राउंड का जो कांटेक्ट लेवल होता है ना, उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करके शेडो बनाता है। तो ये और रियलिस्टिक रिजल्ट आपको देता है। तो आप इसको ऑन रखें या ऑफ रखें, आपकी मर्जी है। मैं इसको कभी कभार ऑन रखता हूँ, कभी कभार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मगर ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको रियलिस्टिक शेडोज देगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा रिजल्ट, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ उसको ऑन करके इसको यहाँ क्रॉस कर दूंगा, ताकि मैं वापस अपने नॉर्मल सेटिंग्स पे आ जाऊँ। अब देखते हैं और कौन सी सेटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखें, आपके पास सोर्स सॉफ्ट सोर्स रेडियस है। ये क्या होता है, ये आपकी सॉफ्टनेस को अफेक्ट करता है, आपके रेडियस को। ठीक है, मगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है अगर आपको और ज़्यादा सॉफ्टनेस या उसको करना है ना। नीचे सोर्स लेंथ है। सोर्स लेंथ क्या करता है कि आपकी लाइट की लेंथ को बढ़ाता है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही सोर्स लेंथ ऑन किया है, तो लाइट एकदम एक लंबी हो गई है, बजाय स्फीयर के ये एक रॉड सी बन गई है, क्योंकि लाइट की लेंथ बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं जो पीछे जो क्रोम बॉल है उसमें रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं किस तरह का आ रहा है, यानी कि एक लाइट ट्यूब लाइट टाइप की लग रही है। तो आपको अगर ट्यूब लाइट बनानी है, तो आप पॉइंट लाइट का सोर्स लेंथ बढ़ा सकते हैं, और वो ट्यूब लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको रोटेट करूंगा, तो जिस तरह ट्यूब लाइट होती है वैसे रोटेट हो जाएगी। अब आप पीछे नोट करते रहे रिफ्लेक्शन जो क्रोम बॉल के ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर जो बॉल है उसमें कैसा ट्यूबलाइट वाला शेप आ रहा है।
ठीक है, तो अब ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है शेडो भी सॉफ्ट होगा, लाइट भी सॉफ्ट होगी। तो आप यहाँ से उसको लेंथ को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा और आप इसका रिफ्लेक्शन देखते रहें किस तरह आ रहा है क्रोम बॉल के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं इसको और कम करूंगा तो ये बिल्कुल वैसे ही बल्ब सा बन जाएगा। तो आप इसकी लाइट, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं छोटा करूंगा शेडो भी कम हो, यानी कि थोड़ा शार्प हो जाएगा, लाइट की डिटेल भी वापस आ जाएगी। मैं इसको बढ़ाना शुरू करूंगा, शेडो भी सॉफ्टवेयर होना शुरू हो जाएगा, लाइट भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और मैं डिटेल लूज करना शुरू कर दूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ट्यूब लाइट बनानी है या बल्ब बनाना है, क्योंकि बल्ब का जो रिजल्ट होता है थोड़ा डिटेल्ड होता है, लाइट का जो इफेक्ट होता है थोड़ा डिटेल्ड होता है, मगर जो ट्यूब लाइट का रिजल्ट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी इसकी लेंथ बढ़ गई और ये बिल्कुल ट्यूबलाइट लग रहा है, आप रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं। अब उसके नीचे यहाँ पर हम मेरे पास और कुछ इफेक्ट्स भी हैं। अब मैं कलर की बजाय इस कलर की बजाय मैं टेम्परेचर भी यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ टेम्परेचर। तो इससे क्या होगा कि मैं लाइट का टेम्परेचर वार्म कर सकता हूँ, कूल कर सकता हूँ, तो येलो ज़्यादा येलोइश बना सकता हूँ, ज़्यादा ब्लूइश बना सकता हूँ, तो आपके ऊपर है। और आप इन टेम्परेचर को मिक्स और मैच भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर कोई और कलर कर लिया, टेम्परेचर कुछ और किसी और कलर का कर दिया, आपकी मर्जी। अभी अफेक्ट वर्ल्ड का मतलब ये है कि आप इसको इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे कास्ट शेडोज है। कास्ट शेडोज क्या करता है कि आपके शेडो को ऑन ऑफ कर सकता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो शेडो गायब हो जाएंगे। अब ये काफ़ी अनरियलिस्टिक सा लग रहा है क्योंकि शेडो ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है वैसे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कैसे लाइट अफेक्ट कर रही है। यहाँ डार्क मटेरियल है मेरे पास, ये थोड़ा लाइट मटेरियल है, ये और ज़्यादा लाइट है, और ये क्रोम बॉल है, और क्रोम बॉल पे आप रिफ्लेक्शन जैसे आप देख रहे हैं आपको ये नज़र आ रहा होगा। और हर मटेरियल को लाइट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर रही है। ये स्टैचू के ऊपर मार्बल मटेरियल लगा हुआ है, ये भी डिफरेंटली वो हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। अब नीचे मेरे पास इनडायरेक्ट लाइट है। इनडायरेक्ट लाइट क्या होती है? एक बाउंस लाइट होती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास के सामने जो नज़र आ रहा है स्टैचू, इसके साइड पर जो लाइट आ रही है वो थोड़ी जो है वाइट लाइट है, क्योंकि वो डायरेक्ट टकरा रही है। मगर जो लेफ्ट साइड पे जो लाइट आ रही है स्टैचू के, वो थोड़ी येलो ब्राउनिश है, क्योंकि वो लाइट जो है वो बाउंस कर रही है फ्लोर पे, और फ्लोर से बाउंस करके मेरे स्टैचू को टकरा रही है। तो वो फ्लोर क्योंकि ब्राउन कलर का है, तो लाइट भी थोड़ी ब्राउनिश उस पर टकरा रही है। तो इनडायरेक्ट इंटेंसिटी में बढ़ाता हूं तो ये बाउंस लाइट को बढ़ा देगा, यानी कि वो लाइट, इसको पहले मैं थोड़ा छोटा करता हूं, लेंथ इसकी कम करता हूं बल्ब की। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं किस तरह ये इनडायरेक्ट लाइट काम करती है। अब आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे बड़ी वाइटिश टाइप की लाइट आ रही है, लेफ्ट पे थोड़ा डार्क है, मगर जो डार्क है उसमें भी थोड़ा ब्राउनिश आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा, क्योंकि ब्राउनिश जो है इसका मतलब ये है कि ये बाउंस कर रही है ब्राउन फ्लोर से, उस पर टकरा रही है। तो ये साइड डायरेक्ट लाइट है, और जो दूसरी लेफ्ट साइड जो है, जो ये वाली जो साइड है, ये इनडायरेक्ट लाइट है। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट लाइटिंग की जो इंटेंसिटी है वो 1 है। मैं इसको बढ़ाता हूं अगर, तो फर्ज करें 50 कर दी। अब आप देख सकते हैं किस तरह ये बाउंस करके उस पर आ रही है, और बहुत ज़्यादा आपको उसको ब्राउनिश नज़र आ रही होगी, क्योंकि फ्लोर ब्राउन है, तो उस पर हिट कर रही है ये लाइट और उससे टकरा रही है सरफेस से, तो थोड़ा ब्राउनिश लाइट का इफेक्ट आ रहा है उस पर। तो ये इनडायरेक्ट लाइट होती है, बाउंस लाइट होती है, किसी सरफेस से टकरा के जो आपके सरफेस पे आ रही है उसे इनडायरेक्ट लाइट कहते हैं। मैं 0 कर दूंगा तो यहाँ कोई भी लाइट नहीं होगी, आप देख सकते हैं कोई भी लाइट नहीं है, मगर थोड़ा अनरियलिस्टिक सा हो जाता है, थोड़ी इनडायरेक्ट होनी चाहिए लाइट, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 होती है। तो आप इसको 0.5 कर दो, 1 कर दो, आप पे डिपेंड करता है जैसा आपको अफेक्ट चाहिए अपनी लाइट पे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको 0 किया था, आप देख सकते हैं स्टैचू की लेफ्ट साइड आंख के नीचे जो एक ट्राइंगल से बन रहा है, उसको रैम्ब्रेंट ट्राइंगल कहते हैं, वो थोड़ा स्टूडियो टाइप का इफेक्ट देता है। तो वैसा इफेक्ट चाहिए तो इनडायरेक्ट लाइट को आप बंद कर सकते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग नीचे है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग क्या होता है? अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉग यूज करते हैं तो उससे यहाँ पर फॉग बढ़ा सकते हैं अपने सीन में। इससे ये अभी हम लोग इसको नहीं सीखेंगे, हम लोग जैसे ही लैंडस्केप लाइटिंग पे जाएंगे, एक्सटीरियर लाइटिंग पे, वहाँ हम लोग डिटेल में ये सीखेंगे। तो अभी आपको इसको लेके परेशान नहीं होना, डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, अब यार रेंडरिंग के अंदर ये विजिबल ऑप्शन है, तो इसको हम लोग लाइट को विजिबल और इनविजिबल भी कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है एनिमेशन में।
फर्ज करें किसी सीन में आपको लाइट को एक्टर हिडन इन गेम करना है, तो वो लाइट वहाँ पर हाइड हो जाएगी, और इसको विजिबल रखना है या इनविजिबल रखना है तो वहाँ लाइट हाइड हो जाती है, तो वो एनिमेशन में ये ऑप्शन यूज़ होती है। इसके नीचे ये जितनी भी ऑप्शन है, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये कभी कभार गेमिंग में यूज़ होती है या काफ़ी हाई प्रोफाइल ऑप्शंस में जाके यूज़ होती है, तो इससे हमें इतना यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब उसके नीचे यहाँ लाइट प्रोफाइल्स है जो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में काफ़ी यूज़ होती है। आईईएस टेक्सचर आता है लाइट प्रोफाइल्स के अंदर। अभी आईईएस टेक्सचर्स क्या होता है? ये लाइट के ऊपर एक टेक्सचर लगा देता है। अगर फर्ज करें लाइट आपकी वॉल पे आ रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइट के ऊपर ये जिस तरह के टेक्सचर बन रहा है ना, ये आईईएस टेक्सचर कहलाता है। ये ज़्यादातर वॉल्स पे इस तरह का इफेक्ट आपको नजर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक डिफरेंट जो है आईईएस टेक्सचर नजर आ रहे हैं। तो आप ये टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप आईईएस लाइट टेक्सचर के अंदर इसको इंपोर्ट करके लगा सकते हैं, तो आपको इस तरह का लाइट इफेक्ट देगी। तो काफ़ी आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन इंटीरियर एक्सटीरियर में आपको ये यूज़ होता है। या यहाँ पर लगाते हैं, इंपोर्ट करके इस जगह लगाते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है, और अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा तो वो वैसा इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये लेवल को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो रेड दिखा रहा है क्योंकि यहाँ ये ड्रॉप नहीं होगा, मगर अगर आपके पास आईईएस टेक्सचर है वो आप यहाँ इसको आराम से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। अब नीचे डिस्टेंस फ्री शेडो तो आपको मैं बता चुका हूँ, अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, एक शेडो अच्छा आ जाता है। या आपकी मर्जी, आप इसको ऑन रखो ऑफ करो, और उसके अलावा कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पॉइंट लाइट में। अब इसमें काफ़ी जो सेटिंग्स थी वो दूसरी लाइट्स में भी। अब मैं यहाँ पर इसको लूमन अगर टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लूमन की जो सेटिंग्स हैं, अफेक्ट रे ट्रेसिंग ग्लोबल इल्यूमिनेशन, वो ऑन होनी चाहिए, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपको रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर ही ऑन रखना है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि लाइट्स के अंदर जितनी भी ये सेटिंग्स है, दूसरी लाइट्स में कुछ सेटिंग्स कॉमन है और कुछ सेटिंग्स डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर मैं स्पॉटलाइट लेता हूं और यहां लगाता हूं, तो ये एक तरह से स्पॉटलाइट जैसे कि आपके थिएटर लाइट्स होती है, आपके शोज जो स्टेज शोज हो रहे हैं तो उस पर जो लाइट्स होती है वैसी होती है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कॉनिकल शेप में होती है। जहां जहां मैं कॉन शेप को लेके जा रहा हूं वहां ये अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये सोर्स कहलाता है, जहां से लाइट एमिट हो रही है, और जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो टारगेट कहलाता है, जहां पर लाइट टकरा रही है। अब मैं इसको नीचे करूंगा, जहां जहां नीचे लेके जाऊंगा वहां ये एक स्पॉट बना रहा होगा। तो ये स्पॉट बनाता है, तो इसलिए इसको स्पॉटलाइट कहते हैं, क्योंकि एक तरह से स्पॉट बना देता है आपकी सीन में। ठीक है, अब आपको इसको एक वाइट एरो नजर आ रहा होगा जो बता रहा है डायरेक्शन इसकी लाइट की। ठीक है, तो आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं और आपकी मर्जी, आप इसको जहाँ रखें, जैसे थिएटर में होता है, जैसे आप स्टेज शोज में होता है, उस तरह काम करती है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। आप देखें मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, आप इसको रोटेट करके आगे पीछे कहीं पर भी लगा सकते हैं। और ये वाइट कलर का जो, जैसे मैंने आपको बताया, ये डायरेक्शन है लाइट की। ठीक है, तो ये मैंने इसको इस तरह रख दिया है, तो आप देख सकते हैं शेडो इफेक्ट हो रहा है, डिफरेंट तरीके से लाइट इफेक्ट हो रही है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह स्पॉटलाइट को लगाना चाहते हैं अपने सीन में। ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है और शेडो का चेंज हो गया है। अब मैं इसको जब स्केल करूँगा अप और डाउन, स्केल जब स्केल एंड स्केल आउट करूँगा स्केलिंग टूल से आर प्रेस करके, तो स्पॉटलाइट का अटेनुएशन रेडियस चेंज होगा जैसे पॉइंट लाइट का हो रहा था। तो तकरीबन सारी चीज़ें वैसे ही जैसे पॉइंट लाइट में थी। कुछ सेटिंग्स डिफरेंट है, देखते हैं कौन सी सेटिंग्स डिफरेंट है, कौन सी सेटिंग कॉमन है। इंटेंसिटी और अटेनुएशन रेडियस सेम है, इंटेंसिटी सेम है। यहाँ पर नई चीज़ जो है हमारे पास वो इनर कॉन एंगल और आउटर कॉन एंगल है। इनर कॉन एंगल जो होता है वो आपका लाइट स्पॉट लाइट का सॉफ्ट पार्ट होता है, जो इनर पार्ट होता है लाइट का। ठीक है, सॉरी, ये हार्शर पार्ट होता है। जो आउटर कोन एंगल होता है वो सॉफ्टर होता है। इनर कोन एंगल आपका हार्शर होता है, शार्प लाइट होती है, और आउटर कोन एंगल वो आपकी सॉफ्ट लाइट होती है। ठीक है, तो इनर कोन जो है वो आपको एक हार्श और शार्प लाइट दे रहा होता है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी हार्श लाइट है। और अगर आप आउटर कोन एंगल को चेंज करते हो, आप देखेंगे सॉफ्ट लाइट का इफेक्ट दे रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ ये आउटलाइन को, ये बड़ी सॉफ्ट है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊंगा और जैसे ये इनर कोन के करीब आएगी तो ये शार्प होना शुरू हो जाएगी। अब सोर्स रेडियस वही चीज़ है जो पॉइंट लाइट में थी, जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना शेडो
सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसी तरह है। सोर्स लेंथ भी वैसे ही है, मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो ये सॉफ्ट लाइट जो ये जो सर्कुलर शेप में ये थोड़ी जो है वो लेंथियर बन जाएगी, जैसे ट्यूब लाइट होती है। ठीक है, तो स्पॉटलाइट में इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि स्पॉटलाइट तो एक स्पॉट मार रहा होता है ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस पर इतना काम नहीं आती वैसे, मगर अगर आपको ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सकते हो। नीचे तकरीबन बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, आपका अ, जो बाकी चीज़ें जो आपकी वो सेम है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंट थी इसमें। ठीक है, अब इसको आप फ्लैश लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसको कैमरे के ऊपर अटैच कर सकते हैं और एक हॉरर सीन बना सकते हैं। जहाँ जहाँ कैमरा मूव हो रहा है, फ्लैश लाइट मूव हो रही है, तो थोड़ा सीन डार्क है तो आपको थोड़ा डार्क इफेक्ट नज़र आ रहा है, तो आप इसको एज ए फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्पॉटलाइट को डिलीट कर दूंगा और मैं रेक्ट लाइट ले आऊंगा। यहाँ पर रेक्ट लाइट आप देख सकते हैं, एक बॉक्स टाइप की रेक्टेंगुलर लाइट होती है, जैसे स्टूडियो में आपके पास सॉफ्ट बॉक्सेस होते हैं ना। अच्छा, अब ये बाकी लाइट जो थी, जैसे पॉइंट लाइट हो गई या स्पॉट लाइट हो गई, रेक्ट लाइट हो गई, उन सबको आप कोशिश करें, हमेशा आप ये कोशिश करें कि मूवेबल रहे, तो मूवेबल उसको रखना ज़रूरी है। अब मैं ये बिल्कुल सॉफ्ट लाइट, ये सॉफ्ट बॉक्स जैसे स्टूडियो में यूज़ करते हैं ना फोटोग्राफी के लिए, वैसे ही काम करता है ये। तो इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग्स कुछ डिफरेंट है, कुछ सेम है। तो अब ये लाइट की डायरेक्शन पे काफ़ी डिपेंड करता है, तो जहाँ जहाँ मैं लाइट को रोटेट कर रहा हूँ, ये उसको एक डायरेक्शन बनाता है और लाइट के ऊपर ये उसको थ्रो करता है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो मैं इसको यहाँ पर लोकल बना लेता हूँ, इसके पिवट को, ताकि ये लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से चले। तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ और इसको मैं साइड में लेकर आ सकता हूँ, तो जो मुझे डायरेक्शन चाहिए मैं उस डायरेक्शन के हिसाब से उसको रख सकता हूँ। अब मैं इसको स्केल और लाइक स्केलिंग करूँगा तो सेम चीज़ होगी, यानी कि एटेन्यूएशन रेडियस छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो आप इसका एटेन्यूएशन रेडियस बाकी लाइटों की तरह, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट की तरह से स्केलिंग टूल से, यानी कि आर जो आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, उससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इंटेंसिटी के अलावा हमारे पास, लाइट के अलावा हमारे पास, एटेन्यूएशन रेडियस के अलावा हमारे पास सोर्स विड्थ और सोर्स हाइट है। अब सोर्स विड्थ क्या करता है कि लाइट के साइज को बड़ा और छोटा करता है, यानी विड्थ को बड़ा और छोटा करता है। छोटी लाइट होगी, शार्पर शेडो होगा, और मोर डिटेल्ड लाइट होगी, शार्प लाइट होगी। अगर मैं इसका सोर्स रेडियस और हाइट, सोर्स और विड्थ और हाइट विड्थ बढ़ाता हूं, तो लाइट जो है वो, शेडो जो है वो सॉफ्टर भी हो जाएगा, लाइट भी सॉफ्ट हो जाएगी, और डिटेल भी मेरा जो है वो लूज हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पॉइंट लाइट लेकर आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सोर्स रेडियस है, तो यहाँ पर सोर्स रेडियस आपका लाइट को सॉफ्ट करता है, मगर रेड लाइट के अंदर सोर्स रेडियस नहीं होता। तो इसका सॉफ्ट रेडियस हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका सॉफ्ट रेडियस हम लोग सोर्स विड्थ और सोर्स हाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं सोर्स विड्थ को बढ़ाऊंगा और सोर्स हाइट को बढ़ाऊंगा, मेरा शेडो सॉफ्टर होता जाएगा, लाइट सॉफ्टर होती जाएगी, और मगर मैं लाइट की डिटेल्स जो है वो लूज करता रहूंगा, एक सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको कोई फिल लाइट चाहिए तो इस हिसाब से आप इसको बड़ा कर सकते हो, क्योंकि फिल लाइट थोड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो छोटी लाइट होगी तो शार्पर होगा, वो की लाइट बन सकती है, छोटा साइज। बड़ा उसको कर देंगे तो वो फिल लाइट बन जाएगी। तो छोटी लाइट होगी शार्पर शेडो, बड़ी लाइट होगी तो सॉफ्टर शेडो होगा। अब ये या बार्न डोर्स है। बार्न डोर्स क्या होते हैं? ये बॉर्डर आपको यहाँ नजर आओगे, ये बार्न डोर कहलाते हैं। बार्न डोर्स क्या होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि बार्न डोर होते क्या। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्टूडियो लाइट्स है, यहाँ पर ये डोर्स हैं, ये डोर्स बार्न डोर्स कहलाते हैं, जो लाइट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने में काम आते हैं। तो जहाँ ये छोटा होगा तो लाइट ज़्यादा नहीं फैलेगी, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी। ये अगर बाहर की तरफ इसको मैं कर दूंगा तो लाइट ज़्यादा स्प्रेड होगी। तो लाइट की स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये बार्न डोर यूज़ होते हैं, और यही बार्न डोर्स हमारी रेड लाइट में होते हैं अनरियल इंजन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये बार्न डोर जो नज़र आ रहे हैं, ये रेड लाइट के अंदर काम आते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एंगल, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ एंगल को, तो ये करीब होता जाएगा, लाइट जो है वो उस डायरेक्शन में जाती रहेगी। तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके एंगल को। ठीक है,
तो आप नीचे देख सकते हैं कैसे लाइट अफेक्ट हो रही है, नीचे शेडो आप चेक करते रहें, लाइट चेक करते रहें। उसके अलावा इसकी मैं लेंथ भी बढ़ा सकता हूँ, उसको मैं लेंथ को बढ़ा सकता हूँ, जैसी लेंथ बड़ी होगी तो मैं और कंट्रोल कर सकता हूँ उसको। तो मैं इसको छोटा करूँगा एंगल को, तो ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी, वो सिर्फ इतने हिस्से में स्प्रेड होगी, तो मैं उसका और लेंथ भी बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं जा रही, लाइट उसी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सीधी बिल्कुल। तो यहाँ से आप बार्न डोर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये इस काम के लिए काफ़ी यूज़ होती है कि डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लाइट की, ठीक है, स्प्रेडनेस को, स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये स्प्रेड हो रही है, ये वहीं वहीं ही लाइट जा रहा है, जहाँ जहाँ मैंने इसको जितना मैंने इसको एंगल किया हुआ है इसके बार्न डोर को, सही है। तो ये जो है रेक्ट लाइट में ये चीज़ इस तरह नहीं होती। अब मैं रेक्ट लाइट को डिलीट करता हूँ, अब मैं डायरेक्शनल लाइट में आता हूँ। और डायरेक्शनल लाइट जो है वो आप, ये थोड़ी सी डिफरेंट लाइट होती है, आप इसको हमेशा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक लाइट्स में यूज़ होती है, सनलाइट के एज ए सनलाइट, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करते इंटीरियर सीन के अंदर, स्टूडियो सीन के अंदर। तो अब ये डायरेक्शनल लाइट जो है ये 100% लाइट के डायरेक्शन पे चलती है। अब इस पे काम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको, अगर जैसा इसको हमें काम करना होगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ये सब चीज़ें इसको मूवेबल बनाता हूँ, लोकेशन वगैरह इसकी मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन रोटेशन से बड़ा अफेक्ट करती है, तो रोटेशन इसकी मैं 0 कर देता हूँ। और मैं इसकी स्केलिंग भी जो है वो 1 कर देता हूँ, नॉर्मल जो स्केलिंग होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं लाइट की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर है, जैसे सूरज आपके बिल्कुल ऊपर हो, तो उस तरह का इफेक्ट आपको ये मिल रहा है, बड़ा अजीब सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अजीब इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए क्योंकि सूरज बिल्कुल लाइट के आपके आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर है, इसलिए ये रिजल्ट इस तरह नज़र आ रहा है। अब मैं स्केल कुछ चाहे बड़ा करूं छोटा करूं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं लाइट को मूव करता हूं, दाएं बाएं लेकर जाता हूं, तब भी लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो इस लाइट को अफेक्ट करती है वो इसकी रोटेशन है। जहां जहां इसको मैं रोटेट करूंगा लाइट वहां वहां मूव होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सन जो है, आपके सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर है, तो आपको इस तरह का इफेक्ट नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको अभी अनरियलिस्टिक सा रिजल्ट आ रहा है। अब जैसे इसको रोटेट करता हूँ लाइट को, आप देख सकते हैं लाइट का थोड़ी चेंज हो रही है। अब मैं और कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और एल प्रेस करके रखूंगा। जब मैं एल और कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और अपने माउस को सिर्फ मूव करूंगा, कोई बटन बगैर दबाए, किसी बटन को नहीं दबाऊंगा, सिर्फ माउस को मूव करूंगा और कंट्रोल और एल को दबा के रखूंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि लाइट की डायरेक्शन, जहां जहां मैं माउस लेके जा रहा हूँ लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ कंट्रोल और एल प्रेस करना, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो कमांड और एल यूज करना है, और माउस को सिर्फ मूव करना है बगैर किसी बटन दबाए, ठीक है। जहां आपको लाइट अच्छा रिजल्ट मिल जाए वहां आप रुक जाएं और आपकी वो लाइट वहां सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसका डायरेक्शन लाइट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता दूं ये लाइट एटमॉस्फेरिक लाइट के लिए यूज होती है और नॉर्मली यूज नहीं होती। तो जब हम लैंडस्केप में जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो लैंडस्केप लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग में जाएंगे और डिटेल में इसके बारे में सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको इंटेंसिटी नज़र आ रही है, जो मैंने अभी 10 के बजाय 5 कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सन है, तो सन का शेडो जो है बहुत सनी डे में शार्प शेडोज आता है। मगर अगर आपके पास सनी डे नहीं है, क्लाउडी डे, तो आप इसका सोर्स एंगल बढ़ा सकते हैं लाइट की, जो सोर्स रेडियस टाइप का होता है। सोर्स एंगल बढ़ाएंगे तो लाइट सॉफ्ट हो जाएगी, शेडो सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे एक टाइप से क्लाउडी डे में आपको नजर आता है, ठीक है। तो इसमें आप डिस्टेंस फील्ड शेडो अगर है यहाँ पर तो आप वो भी ऑन कर सकते हैं। मैं रे ट्रेस में जाके इसको मेक श्योर करूँगा कि रे ट्रेस और डिस्टेंस फील्ड शेडोज जो है वो ऑन है या नहीं है। तो ऑन है तो हाँ सही है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, वरना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो फिर सोर्स सॉफ्ट एंगल भी वही है, अगर आपको सॉफ्टनेस और मज़ीद बढ़ानी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर है, उसके बाद इनडायरेक्ट लाइट इंटेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग इंटेंसिटी है, ये सब चीज़ें जैसे दूसरी लाइट में भी होंगी। और हम इनके बारे में और भी सीखेंगे जब हम लैंडस्केप लाइटिंग, एक्सटीरियर लाइटिंग की क्लास में मूव करेंगे, तो आप और भी ज़्यादा सीख सकते हैं इसके बारे में। तो आपको वीडियो मेरी फॉलो करती रहनी है ताकि आप
जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ लेसन में, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंडायरेक्ट लाइट इंटेंसिटी भी यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडायरेक्ट लाइट की जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ से कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो डायरेक्शनल लाइट आप यूज़ करते हैं स्काईलाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, आप इसको यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक लाइट के थ्रू। तो अगर आपके पास स्काईलाइट नहीं है, एटमॉस्फेरिक लाइट नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, ये इतना ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करते नॉर्मली। ये हमेशा कॉम्बिनेशन होती है एटमॉस्फेरिक लाइट में। अब मेरे पास स्काई लाइट है। अब ये स्काई लाइट जो है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा उस वक्त होता है जब आप एटमॉस्फेरिक लाइट यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ स्काई लाइट की, जो से मैंने डाली है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एटमॉस्फेरिक लाइट्स नहीं है। एटमॉस्फेरिक आपको अगर पता है, लास्ट टाइम मैंने एनवायरमेंटल लाइट मिक्सर से जाके लाइट्स कुछ लगाई थी, इसमें क्लाउड्स वगैरह सब कुछ था, तो उसके थ्रू ये ऑन हो गई थी। अब मैं यहाँ पर इसको अगर रियल टाइम कैप्चर पे ऑन करता हूँ, तो ये आपको एक एरर भी देगा और ये बोलेगा कि आपके पास एटमॉस्फेरिक लाइट्स नहीं है। तो ये किसी काम की नहीं है लाइट। ये उसी वक्त काम में आती है जब आप एटमॉस्फेरिक लाइट लगाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट 2 लेसन्स में एनवायरमेंटल लाइट मिक्सर से लगा के दिखाई थी वैसे। तो इसका कोई काम वैसे नहीं है, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये कोई स्टैंड अलोन लाइट नहीं है, जिस तरह स्पॉट लाइट, रेक्ट लाइट और पॉइंट लाइट होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग और डिटेल में एक्सटीरियर लाइटिंग का जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे, लैंडस्केप लाइटिंग में, उसमें सीखेंगे इसके बारे में और ज़्यादा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से स्काई लाइट को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ HDRI बैकड्रॉप पे। ये आपको HDRI लाइट देता है, जो आप डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। HDRI लाइट वैसे बाय डिफॉल्ट आपको ये वाली HDRI लाइट मिलेगी। अब देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ रियलिस्टिक सा सीन आ रहा है, मगर ये देखें कि मेरे ऑब्जेक्ट्स ज़मीन में धंस गए हैं। ऐसा लग रहा है ज़मीन में आधे गड़े हुए हैं। तो हाफ मेरा जो मैश है वो ज़मीन के अंदर आ गए हैं। इसका वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि जैसे ही मैंने HDRI बैकड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो वो इस तरह का एक डोम बना दिया है। और ये इसका जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी ऊपर है, तो मेरे मैश उस ग्राउंड लेवल के बीच में आ गए, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने HDRI बैकड्रॉप को लेके थोड़ा नीचे की तरफ अगर मूव करूँगा, ठीक है, तो HDRI बैकड्रॉप लूंगा मैं, और मैं यहाँ से मूविंग टूल लूंगा और उसको नीचे मूव करूंगा, तो वापस आप देख सकते हैं मेरे ऑब्जेक्ट्स ऊपर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं लाइटिंग काफ़ी ब्लैक सी आ रही है, काफ़ी डार्क आ रही है मेरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि मेरी HDRI बैकड्रॉप का साइज जो है वो बहुत छोटा है, वो 150 है। अगर मैं इसको 10,000 कर देता हूँ या 5,000 कर देता हूँ या थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये डोम जो आपको नजर आ रहा है, इसका साइज बढ़ जाएगा। जब इसका साइज बढ़ेगा तो लाइट ज्यादा अफेक्ट होगी, ज्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, तो 150 के बजाय मैं अपनी HDRI बैकड्रॉप को 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, या फिर उससे करीब करीब। तो मैंने इसको 10,000 अगर मैं लिख के एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं लाइट ने अब अफेक्ट करना शुरू कर दिया है सारे ऑब्जेक्ट्स को। आप देख सकते हैं थोड़ी सी देर में सारा लेट अप हो गया सीन। तो इस तरह आपको रियलिस्टिक रिजल्ट एक तरह से मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी रियलिस्टिक सा रिजल्ट आ रहा है। और क्या मैं इसको रियलिस्टिक कैसे बना सकता हूँ? मैं इसको रियलिस्टिक काफ़ी चीज़ों से बना सकता हूँ। तो मैं इसका स्केल यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, मगर मैं इसको नहीं चेंज करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल सही वो है। तो मैं इसकी लोकेशंस रीसेट कर दूंगा ताकि बीच में आ जाए, और थोड़ा सा इसको नीचे कर दूंगा ताकि ये ग्राउंड मेरा प्लेन से थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो ये बिल्कुल बीच में है सीन से, और थोड़ा सा नीचे ताकि ग्राउंड नजर आए। अब इंटेंसिटी 1 जो है वो अच्छी है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, मगर वो फिर अनरियलिस्टिक सा रिजल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट करो मैं 3 कर देता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, अनरियलिस्टिक सा लगने लगेगा। तो इसको मैं 1 ही रखूँगा। अब ये 10,000 है मेरी साइज़, इसको मैं 5,000 करता हूँ तो रिजल्ट वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये 10,000 हो या 5,000 हो, एक लेवल पे आके रिजल्ट काम करना छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोजेक्शन सेंटर आपको नज़र आ रहा होगा। प्रोजेक्शन सेंटर क्या है कि ये HDRI का सेंटर पॉइंट होता है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे या ऊपर करूंगा, तो ये सेंटर जो है वो नीचे या ऊपर होना शुरू हो जाएगा, वार्प होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा फील्ड रखनी है एक अपनी ग्राउंड की, या कितनी छोटी फील्ड रखनी है। तो ये आपको इस तरह का एक डोम सा एक बन के आ जाता है HDRI के साथ।
अब ये डोम क्या होता है? ये डोम बिल्कुल मैश होता है, एक तरह से एक बैकग्राउंड टाइप की चीज़ होती है, उसके ऊपर उसके ऊपर ये लाइट मटेरियल फिट हो गया है और वो लाइट एमिट कर रहा है, तो आपको ये अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा होता है। तो ये इस तरह एक काम करता है, ठीक है? तो ये एक एक लाइट होती है, एक तरह से मटेरियल होता है जो लाइट इमिट कर रहा होता है, तो आपको रिजल्ट से रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर हमारे पास एडवांस ऑप्शन में लाइट डिस्टेंस फैक्टर है। ये क्या है कि कितनी दूर तक लाइट जानी चाहिए, कितनी करीब लाइट होनी चाहिए, एक तरह से HDRI का एटेन्यूएशन रेडियस होता है। तो मैं इसको कम कर दूंगा, लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं अफेक्ट करेगी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अनरियलिस्टिक रिजल्ट हो गया है। तो मैं इसको वापस 0.5 पे कर देता हूँ, तो ये थोड़ा तो रियलिस्टिक लगेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको डोम प्रोजेक्शन नहीं चाहिए तो आपको यूज़ कैमरा प्रोजेक्शन कर देंगे, तो एक 360 डिग्री का बन जाएगा और ये स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर यानी कि डोम की जगह स्फीयर बन जाएगा। तो अगर आपको स्फीयर बनाना है तो आप इसको यूज़ कैमरा प्रोजेक्शन कर सकते हैं, वरना आप इसको हाइड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये वाला मैश है जो आप देख सकते हैं, जो डोम का यूज़ किया जा रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हो, मगर ये मैं इसको डोम ही हमेशा रखूंगा, ठीक है? अभी तो ये खैर ये स्फीयर बन गया क्योंकि मैंने लाइट प्रोजेक्शन को वो कर दिया है ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, अनहाइड भी कर सकता हूँ, और दूसरी ऑप्शन है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको वो ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना काफ़ी अच्छा सा रिजल्ट इसके ऊपर लाइट का आ रहा है। और आप पीछे जो रिफ्लेक्शन देख सकते हैं क्रोम बॉल के ऊपर, जो सबसे ऊपर बॉल रखी है, उस पर भी काफ़ी अच्छा आपको इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपको काफ़ी अच्छा इससे मिल जाता है रिजल्ट। वैसे एक वेबसाइट है polyheaven.com करके, वहाँ से आप फ्री HDRI फाइल्स डाउनलोड करके अपनी मर्जी से भी यहाँ पर लाइट्स लगा सकते हैं। क्यूब मैप के अंदर ये HDRI ड्रॉप बैक में जो क्यूब मैप है, इसमें आप वो लाइट लगा सकते हैं। और फिर उसके उसके बाद आप जो भी आपको सेटिंग चाहिए उसको चेंज कर सकते हो। अब रे ट्रेसिंग में आप देख सकते हैं यहाँ कोई रे ट्रेसिंग नहीं है, और यहाँ ल्यूमन भी नहीं होता। ये लाइट ल्यूमन और रे ट्रेसिंग के बगैर काम कर रही होती है। वैसे इसकी उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बड़ा सिंपल है यूज़ करने के लिए। आप यहाँ पर अभी तो मैंने एक्सटीरियर लाइट लगाई हुई जो डिफ़ॉल्ट लाइट है अनरियल इंजन में HDRI के लिए। आप इंटीरियर लाइट भी लगा सकते हैं, और क्योंकि डिफरेंट लाइट्स आपको डिफरेंट रिजल्ट देगी HDRI लाइट। तो आप polyheaven.com पे ज़रूर चेक करें, HDRI डाउनलोड करिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप उस लाइट्स को चेक भी कर सकते हैं। तो आप उस साइड पे देखें सन है, अब वो सन वहाँ से मेरी लाइट को टकरा रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, HDRI लाइट को सेलेक्ट करके रोटेट करूंगा तो सन की डायरेक्शन चेंज होगी। सन अभी सामने, अब सन साइड में आ जाएगा, तो लाइट और शेडो दोनों अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप यह देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है? अब ये सीन जो है वो क्लाउडी सीन है। क्लाउडी सीन का मतलब है सॉफ्ट लाइट सॉफ्ट शेडो। और अगर आप हार्श लाइट वाला सीन HDRI लेते हैं तो आपका शेडो भी शार्प नजर आएगा उसके अंदर। तो जैसे जैसे लाइट चेंज होगी HDRI में, आपका इफेक्ट भी वैसे ही चेंज होगा। तो अब ये क्रोम बॉल पे देख सकते हैं लाइट की डायरेक्शन कहाँ है, सन कहाँ पर है, उस हिसाब से आपको एक लाइट का इफेक्ट भी नजर आ रहा होगा। सही है जी। तो इस तरह आपकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, और इसी तरह आपका लाइट अफेक्ट होती रहेगी आपकी सीन के अंदर। तो जो भी आपको लाइट इफेक्ट पसंद आ रहा है वहाँ पर जाके उसको रुक सकते हैं और वैसे काम कर सकते हैं। तो शेडो शेडो को भी, अब जैसे मैंने आपको बताया था, शेडो काफ़ी सॉफ्ट है, वो इस वजह से क्योंकि ये सीन जो है वो क्लाउडी लाइट के ऊपर है। अगर क्लाउडी लाइट, अगर आपके पास सीन ऐसा है कि उसमें बड़ी सनलाइट आ रही है, बड़ा खतरनाक सनलाइट है, बड़ा खतरनाक सन है, तो शेडो भी आपको थोड़ा शार्पर नज़र आएगा और लाइट भी थोड़ी डिटेल नज़र आएगी। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि जो सॉफ्ट शेडो होता है ना, उसमें पेनुम्ब्रा होता है, यानी कि एक हार्श पार्ट और सॉफ्ट पार्ट दोनों से मिक्स होकर बनता है। तो ये आपको देखना पड़ता है लाइट में। अब यहाँ देखिए मेरे पास ये बॉल है, मैंने इस बॉल को 100% ब्लैक नहीं रखा हुआ। कभी भी अपने सीन में ब्लैक 100% मत रखा करें, क्योंकि वो सारी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और आपको कलर नजर नहीं आएगा, आपको ब्लैक नजर नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको कोई ब्लैक कलर चाहिए ना, तो आप एक डार्क ग्रे कलर बना लें बजाय ब्लैक बनाने के। कभी भी 100% ब्लैक कलर मत रखा करें जब भी आप 3D में काम कर रहे हो, क्योंकि लाइट सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। उसी तरह वाइट, ये वाइट नहीं है, ये भी लाइट ग्रे है। अगर मैं इसको वाइट बना दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा बाउंस करना शुरू कर देगी लाइट को। तो ज़्यादा 100% ब्लैक और 100% वाइट
की वजह से जो कलर्स है वो क्लिप होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ब्लैक और वाइट कलर गायब होना शुरू हो जाते हैं, नज़र नहीं आते फिर। तो आपको हमेशा डार्कर ग्रे और लाइटर ग्रे ब्लैक और वाइट के लिए ऑल्टरनेटिवली यूज़ करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी लाइट्स के बारे में पता चल गया होगा, और जो मैंने टिप्स आपको दिए आपने उससे भी सीखा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडियो लाइट के बारे में देखेंगे, जो 3 पॉइंट लाइट सिस्टम, एक बड़ा मशहूर लाइट सिस्टम होता है, स्टूडियो लाइट में यूज़ होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।